हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैली टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 11। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आज देखेंगे आपका अध्याय नंबर 4। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोग अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3, जिसमें आपने अध्याय 1 के अंतर्गत देखा था भारत में मुगल साम्राज्य, और नंबर 2 के अंतर्गत देखा था मुगल कालीन प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आर्थिक योगदान, और नंबर 3 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था मराठा शक्ति का अभ्युदय। तो दोस्तों, ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम देखेंगे अध्याय 4, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम देखेंगे जिसमें आपका व्यापारिक मार्ग और समुद्री मार्ग की खोज। क्लियर? ये 2 पॉइंट हम क्लियर करेंगे आज। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों, यूरोपीय प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है और 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थे। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। क्लियर? इन मार्गों की संख्या 3 थी। कौन कौन सी? प्रथम मार्ग कौन सा था? फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था, और इस मार्ग से इराक, तुर्की और वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। तो मुख्यतः 3 समुद्री मार्ग थे। पहला क्या था? फारस की खाड़ी से था, जिसमें इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। और दूसरा मार्ग था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। क्लियर? और तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए। क्लियर? और इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं का वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी रोक दी। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ से देखिए, 15वीं शताब्दी में 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। तो दोस्तों, जो मेन मार्ग था, इस पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। कहाँ से? जो कुस्तुनतुनिया नामक जगह थी, वहाँ पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया और वहीं से यूरोप और भारत के मध्य संचार होता था। तो कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। क्लियर? लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत ज़्यादा धक्का लगा। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, उसके बाद क्या होता है कि समुद्री मार्ग की खोज होती है। तो कैसे होती है, यहाँ पर हम देखें, यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया, और इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी, क्योंकि उस समय उतनी टेक्निक नहीं थी। तो एक संभावना के आधार पर कि इधर से मार्ग खोजा जाए, इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। तो जो नाविक थे वहाँ के, उन्होंने वहाँ के जो राजा और रानी थे उनसे कहा कि अगर हम वहाँ पे मार्ग की खोज कर लेंगे तो वहाँ से हम धन भी ला सकेंगे और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकेंगे, और साथ ही अपने देश का ध्वज वहाँ लहरा सकेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर धन का मतलब क्या है कि खजाना इकट्ठा करना या कीमती धातु, सोना, चांदी आदि मसालों के फायदेमंद व्यापार से एकत्रित करने की संभावना थी। और धर्म का मतलब ईसाई धर्म को दूर दराज इलाकों में प्रचार करना। और ध्वज का मतलब यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराना, जिससे कि उनका साम्राज्य बढ़ेगा। क्लियर? तो यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्च वहन किया।
तो जो नाविक थे उनकी इस मांग को एक तरह से, जो वो राजा और रानी से अपनी इस मांग को रखी कि अगर हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो हमारे देश की ध्वज को भी हम वहाँ फहरा पाएंगे और साथ ही धन भी ला पाएंगे और अपने धर्म का प्रचार भी कर पाएंगे। तो एक तरह से जो यूरोप के राजाओं ने नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन किया और इन नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्ते की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। तो दोस्तों ये जो कुतुबनुमा था, ये क्या था? ये दिशाओं को ज्ञात करने का एक यंत्र था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? ये कुतुबनुमा। क्लियर? इसके द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता था। और आगे हम देखें तो भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो दोस्तों जो भारत की खोज में निकले थे उसमें से स्पेन का एक नाविक था जिसका नाम था कोलंबस। वो कहाँ पहुँच गया? भारत की खोज करते करते अमेरिका पहुँच गया। वहाँ पे अमेरिका की उसने खोज की। और पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा, तो भारत की खोज इसी ने की थी दोस्तों, जो कि आप बचपन से जीके में और हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं। एक तरह से आप 7th 8th की बुक में ये सारी चीज़ें आसानी से पा सकते हैं। तो इस वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली नाविक था, इसने भारत की खोज की और अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। और दोस्तों ये क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जब वो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है तो वहाँ पर वहाँ के जो शासक थे जमोरिन, ये उसका भव्य स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जमोरिन। जब वो वास्को डी गामा भारत की वास्को डी गामा जब भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है तो इसका स्वागत कौन करते हैं? जमोरिन। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया था। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गया। चूँकि जो तुर्क थे उन लोगों ने, कुस्तुनतुनिया तुर्कों ने जो मार्ग अवरुद्ध कर दिया था, अब यहाँ पर यूरोपियों ने दूसरा मार्ग खोज लिया था। और उसमें पहला यूरोपी कौन था? वास्को डी गामा, पुर्तगाली, जिसने हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग खोज लिया था। और अब यूरोप और भारत के मध्य फिर से व्यापार शुरू हो गया था। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ तो हुआ, लेकिन यूरोपीय व्यापार के आगमन में जो क्रम है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश, इन सब का क्रम पूछता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ कैसे हुआ उसके विषय में है। सबसे पहले देख लेते हैं। तो भारत की व्यापारिक संपदा से आकृष्ट होकर अनेक यूरोपीय जातियों का ध्यान भारतीय व्यापार की ओर आकृष्ट हुआ और इन यूरोपीय जातियों ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। उनके व्यापारिक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप अनेक यूरोपीय जातियां भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आईं। तो अनेक यूरोपीय जातियां कौन कौन है? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी। और यहाँ पर हम देखें, भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ हुआ। जब वो भारत में आते हैं तो यहाँ पर भारत में किस लिए आते हैं? व्यापार के लिए आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यूरोपीय व्यापार का आगमन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सन, सारे जो भी यहाँ पर आए हैं यूरोपीय, उनके सन भी यहाँ पे इसीलिए लिखवाए हैं क्योंकि आप सन के अकॉर्डिंग आपको ये क्रम भी नहीं भूलेगा और सन भी नहीं भूलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डच 1602 ईस्वी में, डेनिश 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसी 1644 ईस्वी में। तो दोस्तों ये है इनका क्रम। आप इस तरह से इनको याद भी कर सकते हैं। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी। क्लियर? तो इस क्रम में आप याद भी कर सकते हैं और इनका सन भी आप देख सकते हैं। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा। 1498 में पुर्तगाली,
1600, फिर 1602, 1616 और 1644। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी। क्लियर। तो ये है आज का आपका क्लास, जिसमें हम लोगों ने देखा यूरोपियों का भारत पर आगमन किस लिए होता है, व्यापार करने के लिए होता है, और वो किस तरह से समुद्र मार्ग से भारत की खोज किसने की और अमेरिका की खोज किसने की, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका भारत में पुर्तगालियों का आगमन, उसके बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन, डचों का आगमन, और साथ ही हम देखेंगे डेनिश का आगमन और फ्रांसीसियों का आगमन। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।